एक बार केदार जी का जोरदार स्वागत हो जाए। बड़ी कंजूसी से स्वागत किया आप लोगों ने, बड़े बिजी शेड्यूल से अपना समय निकालकर हमारे लिए आए। केदार जी बहुत स्वागत है आपका। केदार जी सूबे के जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, केदार जी वन मंत्री हैं, और छत्तीसगढ़ में वन मंत्री का ओहदा आप समझते कितना अहम हो, जिसमें एक बड़ा एरिया वनों से भरपूर है। तो केदार जी, तो सबसे पहले कितनी बड़ी चुनौती है छत्तीसगढ़ का वन मंत्री होना? सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ। देखिए, हमारा ये छत्तीसगढ़ जो फॉरेस्ट के दृष्टि से देश का तीसरा बड़ा राज्य है और लगभग 44% हमारा फॉरेस्ट पूरा एरिया है। और ये हम लोग की खुशकिस्मती है कि वो जंगल है जहाँ पर भगवान श्री राम ने अपना अधिकतम समय व्यतीत किया था, और उसको संवारने का, उसको हमको आने वाले पीढ़ी तक सौंपने का की जवाबदारी भी मिली है। तो हमारी उस जवाबदारी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, और उस प्रक्रिया को आज हम छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर जो लगभग आज पूरे प्रदेश की यदि हम बात करें, लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर हमारा पूरा फॉरेस्ट एरिया है। और हमारा यहाँ पर जो वन औषधि हैं वो भी भरपूर मात्रा में है। वनोपज हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से हमारे आजीविका पूरी चलती है। 32% जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं से वनोपज पर आधारित है। तो एक देखा जाए तो फॉरेस्ट का सीधा सीधा हमारा जीवन के साथ में संबंध है। बिल्कुल। और सरकार ने भी बढ़ चढ़ करके हमारे फॉरेस्ट के एरिया को विशेष तौर पे ध्यान रख करके कार्य योजना बना करके उसका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया है। उनके हमारे वनोपज की खरीदी से लेकर के वनों के सुदृढ़ीकरण को लेकर के भी लगातार सरकार ने काम किया है। और अभी मैं बताना चाहूँगा, लगभग 2 से 2.5% हमारा वन और वनेतर क्षेत्र में वृद्धि भी हुई है इन कुछ वर्षों में। तो सरकार के प्राथमिकता में आज फॉरेस्ट है, और हमारी कोशिश है कि हम अपने जीवन को बेहतर करने के दृष्टि से वनों के संरक्षण में हम विशेष तौर पे ध्यान दें। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सरकार की प्राथमिकता में अगर फॉरेस्ट है तो फिर सरकार के लिए ये भी देखना बहुत अहम है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए, केदार जी, जंगल, ज़मीन और जलवायु, जिसके इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, अपना एक महत्व है। लेकिन फिर जब जंगल और विकास की बात आती है, जब बात आती है जंगल में रहने वाले लोगों के लिए या जंगल के किनारे रहने वाले लोगों के लिए डेवलपमेंट की, तो वहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो जंगल के रहने वाले लोगों का क्या हक छीन रहे हैं, क्या उनके हक पे हकमारी हो रही है, या क्या उनको बिना शामिल किए हम विकास की बात कर रहे हैं? क्यों होता है ऐसा? ये एक दूसरे के खिलाफ क्यों माने जाते हैं जंगल और विकास? और क्या आप भी उस कॉन्फ्लिक्ट से जूझते हैं? नहीं, देखिए, पहले ऐसी अवधारणा स्थापित की गई थी कि हमारे जो फॉरेस्ट के रहने वाले जो हमारे बंधु हैं उनको किसी न किसी तरीके से जो डेवलपमेंट के दृष्टि से उनको पहले नज़रअंदाज करके रखा गया था। मैं जहाँ जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ उस क्षेत्र को, जैसे अबुझमाड़ की बात करें, आज अबुझमाड़ को एक तरीके से पिछली जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था उसके बाद उसको क्या कहते हैं ओपन किया गया, नहीं तो सामान्य व्यक्ति वहाँ पर नहीं जा सकता था। लेकिन आज वो क्षेत्र ओपन हुआ। उन क्षेत्रों में चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, रोड कनेक्टिविटी है, अपने रेल कनेक्टिविटी हो, यदि इसके दृष्टि से काम नहीं होगा तो क्या हमारे वो आदिवासी केवल और केवल अपना केवल दिल्ली या मुंबई जाकर के नृत्य करने के लिए तक सीमित रहेंगे? क्या उनको भी पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या वो भी क्या कहते हैं अच्छे सेवाओं में नहीं जा सकते? कहीं ना कहीं से ये डुअल पॉलिसी के कारण से आज उनको उन सब चीज़ों से वंचित होना पड़ा। लेकिन अब स्थितियाँ बेहतर होते जा रही है। लगातार उन क्षेत्रों में भी हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो अपने आप को साबित भी कर रही है, और हर क्षेत्र में ना केवल। तो वो कैसे कर रहे हैं आप? मतलब बिना जंगल को काटे, बिना वनों को काटे, वनवासी के लिए विकास कैसे कर रहे हैं आप? क्या है उसका रोड मैप? नहीं, देखिए, उस क्षेत्र में जहाँ पर वनों का यदि बात है, यदि वन को काटना भी पड़ रहा है तो उसकी परिस्थिति में हम उसका जो कंपनसेशन है वो अपन उसमें कर रहे हैं। हम दुगुना उसमें क्या कहते हैं
फॉरेस्टेशन दुगना करते हैं। फॉरेस्टेशन कर रहे हैं उसमें, लेकिन उस एरिया में रेवेन्यू की भी ज़मीन भी है, और रेवेन्यू की ज़मीन में यदि वहाँ पर यदि निर्माण कार्य होता है, पहले उन क्षेत्रों को बड़ा वो रहता था। पहले हम लोगों ने देखा है कि बस्तर या फिर इधर हम बात करें, सरगुजा की बात करें, तो एक एक ज़िले का में पूरा कलते होता था। अभी बस्तर का 7 ज़िले बन गए, इधर हमारा सरगुजा का 5 ज़िले बन गए। इस तरीके से उन क्षेत्रों को किस तरीके से हमारे जो प्रशासनिक अमला है वो किस तरीके से निचले स्तर तक पहुँचे, ये हमारी कोशिश रही है, और उसमें सफलता भी प्राप्त हुई है। नहीं, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी, और का इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर और कनेक्टिविटी पर बड़ा फोकस है आपकी पार्टी का, आपकी सरकार का। और देश के कई बड़े राज्यों में, कई छोटे राज्यों में लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, एयर स्ट्रिप्स बनाई जा रही हैं, एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं, हाईवे बनाए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी आप जरूर इसके लिए प्लान कर रहे होंगे। तो वो जो आप कैसे बनाएंगे, अगर आप वनों को भी संरक्षित रखेंगे और वहाँ तक कनेक्टिविटी लेकर जाएंगे, रोड्स लेकर जाएंगे, रेल लेकर जाएंगे, तो वो कैसे करेंगे आप? नहीं, देखिए उन क्षेत्रों में मैंने कहा ना कि उसका जो दुगुना हम यदि वन काटते हैं तो हम दुगुना उसमें वन लगाएंगे, ये हमारा पहली प्राथमिकता है, और इसमें कोई किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं होगा, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अभी उन क्षेत्रों में जिस तरीके से सड़कों का निर्माण हुआ है, और अभी एयर कनेक्टिविटी की जैसे आपने बात की, यहाँ पर हमारे सरगुजा में यदि हम बात करें तो आरागाही में अभी हमारा एयर स्ट्रिप बना अभी, और हमारे 2-3 और स्ट्रिप हमारे बस्तर क्षेत्र में भी बन रहे हैं। इस तरीके से एयर कनेक्टिविटी हो चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, उसमें अपन लोगों ने विशेष तौर पे ध्यान दिया हुआ है। और जो हमारे पीएम जनमन के तहत में जहाँ पर हमारे अभी पीवीटी जी जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पर भी जो सड़कों का जाल बिछे, इसके लिए लगातार कोशिश है, और वो लगातार उन क्षेत्रों में अब सड़कों का विस्तार भी हो रहा है। पहले उन क्षेत्रों में गाँव में तो सड़कों को देखने को नहीं मिलता था, पहले एनएच पे ही आधारित होता था हमारा जीवन। तो कहीं ना कहीं से आज उन क्षेत्रों में पेड़ों को काटना भी पड़ रहा है, लेकिन हमको सड़क बना करके हम देंगे। लेकिन पेड़ कटेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद दोबारा हम वृक्षारोपण या फिर हम जंगल हम फिर से पुनर्स्थापित नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। हम कर रहे हैं उसकी दृष्टि से, और उसका वो भी मिल रहा है, और उन क्षेत्रों में लोग भी इस बात को एक क्लैरिटी और दीजिए। मैं आपके विभाग से जुड़ा सवाल लूंगा, उसके बाद मैं राजनीतिक सवालों पर आऊंगा। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का फोकस छत्तीसगढ़ में किस चीज पर है? जलवायु परिवर्तन मतलब आपके लिए प्रदूषण को, यहाँ क्योंकि यहाँ को जाता है ऐसा कोई प्रदूषण दिखता नहीं, वो आपके लिए चैलेंज है, या क्या है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का मेन फोकस? किस चीज पर आप फोकस करते हैं इस मंत्रालय के तहत? देखिए, जलवायु परिवर्तन का हमारी आदतों में कुछ जो सुधार लाने की आवश्यकता है। आज आधुनिक युग में हम कहीं ना कहीं से उन चीज़ों का उपयोग करते हैं जिसके कारण से हमारा वातावरण खराब होता है, हमारी जलवायु में जिसका सीधा इफेक्ट पड़ता है। यदि हमारी बात करें तो हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में वनवासी क्षेत्र बहुत अधिक संख्या में है, और उन क्षेत्रों में जो जीवन स्तर है वो हम पढ़े लिखे से ज़्यादा बेहतर है। यदि जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से बात करूँ तो जलवायु अच्छी है, बिल्कुल जलवायु अच्छी है, वहाँ का पानी अच्छा है। हम लोग कहीं ना कहीं से शिक्षित होने के बाद हम अपने ही स्रोतों को हम खराब कर देते हैं, हम अपने ही क्षेत्र को हम प्लास्टिक से ढक देते हैं, हम अपने ही वनों को काटने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से इन सब चीज़ को संरक्षित करने का सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य मंजूरी तो सरकार ही देती है। बिल्कुल, हम तो उसी कह रहे हैं, हम तो उसी बात को कह रहे हैं कि हम उन सब चीज़ों को, हम इको टूरिज्म को हम कैसे बढ़ावा दें, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे उन स्रोतों को भी हम जीवित रखें, और हमारे यहाँ पर पर्यटन के दृष्टि से भी लोगों को उद्योग का जो दर्जा हमारी सरकार ने दिया है, उससे सीधा सीधा उनको लाभ भी प्राप्त हो। चलिए, मैं अब राजनीतिक सवाल पे आता हूँ। केदार जी, बिहार में अभी आप लोगों ने एक मैसिव विक्ट्री हासिल की है, प्रचंड बहुमत जिसको कहते हैं। किसी ने नहीं सोचा था, खुद आपके जो नेता हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा था 160 से ज्यादा। हमने सोचा था। आपने सोचा था? हमने सोचा था, हम तो जाके देखे लोग जिस तरीके से। बिहार? हाँ, मैं कितने दिन रहे बिहार में? कितने दिन रहे बिहार मैं में? 2 दिन रहा। क्या देखा आपने वहाँ? क्या देखा, लोगों से जो बात की तो लोगों के अंदर में जो था वो मोदी था, और मोदी जी को के ऊपर उनका विश्वास था, और उसके कारण से उस क्षेत्र में जो प्रचंड बहुमत मिला वो उसका कारण है। आप ये कह रहे हैं कि वहां लोगों में भरोसा देखा, विश्वास देखा, इसलिए प्रचंड बहुमत मिला।
लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि बिहार में वोट की चोरी हुई है, और क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी अब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी की प्लानिंग है इनकी। वो ये कह रहे हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं ये फेयर इलेक्शन था ही नहीं। देखिए, अब राहुल गांधी जी के पास में, उनके पास में बोलने के लिए कोई विषय शेष बाकी नहीं है। अभी नहीं मालूम कितनी शतक हुआ कि नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम उनकी हार का, लेकिन जो स्थिति है वो लगातार जनता का विश्वास उन कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खो चुकी है। और विशेष तौर पे राहुल गांधी के नेतृत्व में अब वो उनके जो बाकी जो नेता है उनके ऊपर कितना विश्वास करते हैं वो तो वो जानते हैं, लेकिन जनता उनके ऊपर विश्वास करने वाली नहीं है। लोगों ने देखा है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जो 24 घंटे में लगभग 18 से 19 घंटे काम करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री देश में पहली बार हमको प्राप्त हुआ है। और हम सबका सौभाग्य है कि आज हम उन सब चीज़ों को पूरा होते हुए देख रहे हैं, चाहे भगवान श्री राम का मंदिर का स्थापना हो, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, अनेकों ऐसे मामले जिसको कहते हैं हम लोग कभी कल्पना किया करते थे, सोचा करते थे। जब लड़ाई करते थे तो सोचते थे कि ये सब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आज वो उसको मूर्त रूप में होते हुए देख रहे हैं, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है। उन्हीं उनकी एक और मांग है, जैसे सूबे में एसआईआर शुरू हो गया है, 1 महीने का समय सीमा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी आपके यहाँ कह रही है कि इसको बढ़ा के 3 महीने किया जाए, क्योंकि ये धान की कटाई का समय है, किसान बिजी है, दूर दराज के इलाके में दूर तक कम्युनिकेशन पहुँचने में टाइम लगता है, तो लोगों को डॉक्यूमेंट सब अरेंज करने में टाइम लगेगा, कागजात, तो इसकी समय सीमा बढ़ा देनी चाहिए। आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल नहीं, और आज 3 दिसंबर तक इसको हमको पूर्ण करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल कहते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए ये नियम लागू है, वो तो हमारे लिए भी वही नियम लागू है। हम लोग के पार्टी पूरी तरीके से लगी हुई है, और हमारे यहाँ पर लगातार हमारे जो प्रभारी है वो निचले स्तर पर जाकर के इन सब चीज़ों के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो BLA 2 है, BLA 1 है, इन सब के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जिला प्रशासन तो अपना काम करेगा ही, लेकिन हमारे पार्टी के जो स्ट्रक्चर है वो भी तो निचले स्तर पे काम करे। जो स्ट्रक्चर हमारा है लेकिन कांग्रेस का नहीं है, इसके कारण से वो 3 महीना बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यदि 3 साल भी होगा तब भी नहीं हो पाएगा उनके लिए। वो कह रहे हैं कि वो अभी उन्होंने हरियाणा का खुलासा किया, महाराष्ट्र का खुलासा किया, कर्नाटक का खुलासा किया, कई सारे बॉम्ब जो उन्होंने गिनाए। वो कह रहे हैं अगला बम छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में बड़ा खुलासा कर रहे वाले। वो अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। बनाने दीजिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी जनता उनको पूरी तरीके से समझ गई है, और वो हर दृष्टि से कहीं ना कहीं से फेल हो जाते हैं। और उसके बाद वो जनता का अब तो ये स्थिति में आ गए हैं कि कहीं ना ऐसा ना कह दें कि जनता ने वोट चोरी कर लिया है। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी के साथ में निर्मित हो गई है। और अभी तो आपने देखा बिहार में किस तरीके से वो कभी वो पानी में कूद रहे हैं, कभी मछली पकड़ रहे हैं, कुछ अलग अलग तरीके से घटना कर रहे हैं। बड़ा हास्यास्पद स्थिति है कि उनके जो प्रमुख नेता है जिस तरीके से बयान देते हैं, जिस तरीके से वो अपना कहते हैं काम करते हैं, उससे नहीं मालूम जनता का विश्वास तो नहीं जीत पाते। कांग्रेस के जो नेता हैं उनका कितना विश्वास जीत पाते हैं वो तो कांग्रेस के नेता ही बता पाएंगे। और अब उनकी तो मजबूरी है कि वो राहुल गांधी परिवार के अलावा किसी और के ऊपर विश्वास ही नहीं कर सकते हैं। और जब जिसका आपने जिक्र किया वो तालाब में कूद रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी डूब रही है। बिल्कुल डूब गई, और उसको डुबाने का काम बिहार की जनता ने कर दिया, और बहुत बखूबी तरीके से किया। मैं पूरे बिहार की जनता को उसके लिए बधाई देता हूं, जिन्होंने इस प्रचंड बहुमत के साथ में वहां एनडीए की सरकार बनाई। अब मैं छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स पे आता हूं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता भूपेश बघेल जी, जानते होंगे आप उनको, उन्होंने आरोप लगाया है कि आप लोग बदले की कार्रवाई से उनके खिलाफ भी और उनके बेटे के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोग वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी बदले की दृष्टि से कभी कार्रवाई नहीं करती, और जहां तक जो जैसा कृत्य किया है, जैसे कारनामे किए हैं, उसका भुगतान तो उनको करना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ की जनता ने उनके कारनामे को भी देखा है, और उसका परिणाम भी उनको भुगतने का अवसर मिला उनको। पिछले चुनाव में वो तो अपने आप को मान रहे थे कि वो फिर से जीत के आएंगे, लेकिन जनता ने उनको किस तरीके से खारिज कर दिया। और तो और हमारे इस क्षेत्र में जिस तरीके से पूरे प्रदेश की बात करें, अलग अलग किस तरीके से घोटाले हुए, तो वो तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, जनता को सब मालूम है, और पब्लिक ही इस बात को तय करती है।
अच्छा, थोड़ा सा फिर से आते हैं आपके मंत्रालय की तरफ। पॉलिटिक्स तो खैर हमें मालूम है, सबकी अपने अपनी लाइन है। छत्तीसगढ़ में जंगलों को वो पहचान क्यों नहीं मिली एज अ टूरिस्ट प्लेस पर या पर्यटन के मैप पर, जो दूसरे राज्यों के जंगलों में मिली हुई है, सैंक्चुरीज के लेवल पर या दूसरे तरीके पर? छत्तीसगढ़ के जंगलों को वो पहचान क्यों नहीं मिली? देखिए, छत्तीसगढ़ को के जंगल में पिछले 50 वर्षों तक नक्सलवाद की पीड़ा हम लोग झेल रहे थे, और उस नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने का काम हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी कर रहे हैं, और उनका ये संकल्प पूरा हो रहा है। 31 मार्च 2026 तक हमारा पूरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होगा, और हमारे यहाँ पर जो जंगल है वहाँ पर हम इको टूरिज्म हम बढ़ाएंगे। ये हमारा कोशिश है, और हमारा टूरिज्म को हम लोगों ने, हमारी सरकार ने उद्योग का दर्जा दिया है। पहले कभी किसी ने सोचा था कि इस तरीके से हो? आज हम अलग अलग तरीके से, अभी हमारे यहाँ का यदि हम बात करें, मैं जो धुड़मारास है, धुड़मारास में मैं स्वयं गया हूँ वहाँ पर, और वहाँ पर जिस तरीके से जो बैम्बू राफ्टिंग की जाती है तो अद्भुत है, और आज उसको यूनेस्को ने जो है साहसिक पर्यटन की दृष्टि से 20 देशों में चयन किया गया है। नहीं, और इसके आई एम श्योर आप इस पे काम कर रहे होंगे, लेकिन इसके अलावा भगवान राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जंगलों में उनके पद चिन्हों की छाप मिलती है। क्या छत्तीसगढ़ में भगवान राम से जुड़े इन पर्यटन स्थलों को भी अभी तक उस तरह से विकसित नहीं किया गया जितना किया जा सकता था, जिससे न केवल आध्यात्मिक पर्यटन के तौर पर पहचान मिलती, छत्तीसगढ़ के राज्य को भी रेवेन्यू के तौर पर मदद मिलती उससे? और क्या आप इसको लेकर कुछ प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन मैं रायपुर में बैठ कर के, आज मैं यदि बस्तर की बात करूं, सरगुजा पहले सरगुजा नक्सलवाद से मुक्त हुआ, और उससे पहले तो उसके अभी तो हमारा बस्तर पूरी तरीके से मुक्त नहीं हुआ है। बस्तर जाने के लिए पहले सोचता था आदमी, पहले छत्तीसगढ़ आने के लिए सोचता था कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उतरते ही कहीं उसके ऊपर गोली तो नहीं चल जाएगी, ऐसी स्थिति थी। लेकिन अब वो धीरे धीरे मुक्त हो रहा है, लोगों का मानसिक रूप से तैयार होंगे तब जाकर के ये स्थिति निर्मित हो रही है। और हम लोगों ने जो एक वो बनाया हुआ है, जिसके तहत में हमारे, चाहे वो कांगेर वैली हो, चाहे वो हमारा चित्रकूट हो, तीरथगढ़ हो, ऐसे अनेकों स्थल, इधर हमारा मधेश्वर पहाड़ हो, मयाली हो, इन सब को हम पर्यटन के दृष्टि से ही हम तैयार कर रहे हैं, और लोग अब जाएंगे उन क्षेत्रों में, और निश्चित तौर पर उन सारी सुविधाएं उनको प्राप्त होगी। एक सवाल जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ। इंडियन नेटवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट कहती है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है देश में, दुनिया में, भारत में, उससे आने वाले समय में फसलों की पैदावार पर असर पड़ेगा, और वो 15% से लेकर 25% तक अलग अलग इलाकों में घट सकती है, और छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं रहेगा। हम छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, धान का कटोरा, चावल का कटोरा कहते हैं, 1 करोड़ टन चावल यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज पैदा होता है। क्या आपके पास उससे जुड़ा कोई प्लान है कि उसका असर कम से कम हो, किसानों को कम से कम उसका नुकसान हो, उसकी पैदावार पे कम से कम, जलवायु परिवर्तन की वजह से उस पर कोई असर ना पड़े? देखिए, सरकार तो अभी लगभग 75 प्रकार के हमारे लघु वनोपज हम खरीद रहे हैं, ताकि हमारे वन उससे संरक्षित रहे, और उस पर हमारे जो वनवासी क्षेत्र के रहने वाले लोगों का जो जीवन आधारित है, वन बचे रहेंगे, क्योंकि वो जीवन से जुड़ा हुआ है, उनके लिए वो आय का एक प्रमुख स्रोत है। तो वो यदि बचा रहेगा, तब तो हमारे क्या होता है, आने वाली पीढ़ी को ये सब चीज़ों का लाभ मिलेगा। और औषधि की दृष्टि से हमारा क्षेत्र, पूरा छत्तीसगढ़ की बात करें तो वो भी एक बड़ा हब है। और हमारे यहाँ पर अभी जैविक खेती, उसके लिए लगातार हमारी सरकार ने कोशिश किया है। बहुत सारे हमारे जिलों को जैविक खेती की दृष्टि से तैयार भी किया गया है। प्राकृतिक खेती, जो प्राचीन परंपरा की दृष्टि से हम लोग खेती कर रहे हैं, उस खेती को भी हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। मिलेट्स पे जो हमारे कहते हैं वो होता है, उसको भी हम लोग, हमारी सरकार उनको भी प्रोत्साहित कर रही है, और अन्य फसलों को भी हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ पर जो अपना क्लाइमेट चेंज के कारण से, और जो हमारे जलवायु परिवर्तन के कारण से जो स्थिति निर्मित होगी, उन सब चीज़ों के लिए अपन लोग प्लान कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में इन सब चीज़ों से बचा जा सके। एक छोटा सा सवाल आखिरी, थोड़ा सा
आपके मंत्रालय से अलग है, आप पे ऊपर एक आरोप लगा था, एक विवाद में आपका नाम आया था कि आपने एक सर्किट हाउस के किसी कर्मचारी के साथ अभद्रता की। कांग्रेस ने उसको बड़ा उसको राजनीतिक विवाद बनाने की कोशिश की, मुद्दा बनाने की कोशिश की। क्या दम है कांग्रेस के आरोपों में, क्या सच्चाई है उस मामले की? देखिए, कांग्रेस के पीसीसी के अध्यक्ष दीपक बैज ने उन्होंने आरोप लगाया था, और नहीं मालूम किस कारण से इस तरीके से आरोप लगाते हैं। आरोप सिद्ध करने का उनके पास कोई प्रावधान नहीं है, और ये निराधार आरोप है, और किसी भी तरीके से कोशिश की जाती है कि मेरी छवि को खराब किया जाए, और ऐसा संभव नहीं हुआ। लेकिन हमारी लड़ाई तो है राजनीतिक रूप से, और राजनीतिक रूप से तो हम लड़ेंगे ही। चलिए केदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय हमें दिया, और उम्मीद करते हैं कि जो आपने योजनाएं हमारे सामने रखी हैं, जो रोड मैप रखे हैं, वो ज़मीन पर उतरे, और छत्तीसगढ़ के वन भी फले फूले, छत्तीसगढ़ के वन में रहने वाले लोग भी फले फूले, और यहाँ की जलवायु भी ऐसी लगातार बनी रहे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे TV9 भारत वर्ष सत्ता का। और इस पूरे कॉन्क्लेव से निश्चित तौर से बहुत सारे विषय आएंगे सामने, और हमारा ये छत्तीसगढ़ जो हमारे वन पे आधारित है, और भी बेहतर तरीके से हमको काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। और मुझे लगता है कि हमारा बस्तर, क्योंकि हमारा ये छत्तीसगढ़ एक ऑक्सीजन जोन के रूप में स्थापित हुआ है, और आने वाले समय में वो यथावत रहे, इस पर हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां केदार जी के लिए।